वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहित और जो सब्जेक्ट आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो है सर्वे। आज हम स्टार्ट करेंगे सर्वे का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे आज। सबसे पहले आएगा सर्वेइंग और उसके क्या क्या टाइप होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, फिर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, फिर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, फिर मिस्टेक्स एंड एरर क्या होते हैं। ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की ओर। सर्वेइंग क्या होता है? It is a method of making measurement of the relative positions of natural and man-made features on Earth's surface and the presentation of this information either graphically or numerically. सर्वेइंग हम किसे कहते हैं? ये एक मेथड है, कि एक आर्ट भी है जिससे हम मेजरमेंट लेते हैं रिलेटिव पोजीशंस का। किसकी रिलेटिव पोजीशन का? नेचुरल और मैन मेड फीचर्स। जो अर्थ पे जो हमारे नेचुरल और मैन मेड फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे बिल्डिंग, मैन मेड में कौन क्या आ गए? बिल्डिंग आ गई, जो हाई राइज टावर्स आ गए, स्काई स्क्रैपर्स आ गए, ये सब आ गए, जैसे कैनाल्स वगैरह आ गई, हाईवे आ गए, ब्रिजेस आ गए, ये सब कौन से आ गए? मैन मेड फीचर्स आ गए। और नेचुरल कौन से हो गए? पहाड़ आ गए, नदियां आ गई, नाले आ गए, ये सब नदी जो है ये हमारे नेचुरल फीचर्स है। तो इनकी मेजरमेंट लेना और उनको एक ग्राफिकली या न्यूमेरिकली तरीके से प्लॉट करना या उसको रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं सर्वेइंग। तो क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आइदर ग्राफिकली और न्यूमेरिकली। ग्राफिकली या न्यूमेरिकली तरीके से उसको हमने रिप्रेजेंट करना, उसे हम कहते हैं सर्वेइंग। ठीक है। द कॉमन मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन आर बाय मीन्स ऑफ प्लान या मैप। कैसे इस इंफॉर्मेशन को, जो हम इंफॉर्मेशन लेंगे सर्वेइंग करते हुए, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करेंगे? वो हम करेंगे प्लान या फिर मैप की मदद से। ठीक है। प्लान और मैप क्या होते हैं? बोथ प्लान एंड मैप आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मैप और प्लान जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं। प्लान इज अ लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन वेयर एज मैप इज अ स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन। प्लान जो होता है वो बड़े एरिया को कवर करता है, बड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है काफी बड़े एरिया का, और मैप जो है वो छोटे एरिया के लिए यूज होता है, तो स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन है। ये आप लोग याद रखिएगा, प्लान इज ए लार्ज स्केल रिप्रेजेंटेशन और मैप इज ए स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन। मैं वही टॉपिक्स, वही पॉइंट्स कवर कर रहा हूं जो आपको जेकेएसएसबी जेईई एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके मार्क्स बन सकते हैं। पूरे सब हर चीज को बहुत बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोग एकेडमिक नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। एकेडमिक आप लोगों का अज्यूम कंप्लीट हो चुका है। यही अज्यूम करके हम जेईई की कोचिंग ले रहे हो आप लोग, क्योंकि डिप्लोमा तो एटलीस्ट सबने किया होगा। अगर डिप्लोमा नहीं तो बीटेक, जो बच्चे बीटेक करके आए हैं उनके लिए भी, जो डिप्लोमा करके आए हैं उनके लिए भी सर्वे वो पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ वो पॉइंट देख रहे हैं जो हमें एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइट इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड आइदर एज स्पॉट हाइट। ये जो हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की यहाँ से सर्वेइंग करते हुए, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, जिसको हमने ग्राफिकली और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया है प्लान और मैप के मेथड से, उसमें हम हाइट की भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। अब हाइट की इंफॉर्मेशन जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम स्पॉट हाइट भी कहते हैं। स्पॉट हाइट किसे कहते हैं? विच आर इंडिविजुअल हाइट ऑफ पॉइंट। जैसे हम इंडिविजुअल हाइट ऑफ पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं तो उसे हम स्पॉट हाइट कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डाकन करके लिखा है इसे। ठीक है। हाइट इंफॉर्मेशन कैन बी एडेड आइदर एज स्पॉट हाइट विच आर इंडिविजुअल हाइट ऑफ पॉइंट्स और एज कंटूर। कंटूर जो होता है पूरे के पूरे एरिया का होगा। कंटूर जो है पूरे के पूरा एरिया का होगा, वो लेस डिटेल वर्जन होता है, और बट रिप्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी होती है दिखाने में कि हमारा एरिया किस तरह का आ रहा है। कंटूर कहाँ पर क्लोज लाइंस आ रही है, कहाँ पर डीप वैली आ रही है, कहाँ पर रिज आ रहा है, वो कंटूर लाइन बहुत अच्छा दिखाया जाता है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी पॉइंट की, जैसे हम किसी स्टेशन पे खड़े हैं, उसकी पर्टिकुलर खुद की हाइट कितनी है, वो भी हमको अगर मैप में ऐड करनी है किसी टावर के बीच में, किसी बिल्डिंग की, तो वो स्पॉट हाइट से मेजर होता है। तो इसको याद रखिएगा, जो है इंडिविजुअल हाइट ऑफ पॉइंट अगर मेजर करनी है तो वो किससे होगी? स्पॉट हाइट से। ठीक है। फिर आते हैं हम सर्वेइंग की मेन डिवीजन कौन कौन से। मेन डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, तो कौन कौन सी डिवीजन आती है इसमें? हमारी दो तरह के होते हैं सर्वे, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। अब प्लेन और जियोडेटिक क्या होते हैं? प्लेन सर्वे में हम क्या अज्यूम करते हैं कि हमारे जो अर्थ है वो फ्लैट है। हम इसमें अर्थ के कर्वेचर को ऐड नहीं करते हैं, इसको हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। अर्थ का कर्वेचर का क्या मतलब है? हम क्या करते हैं, जब ये हमारी अर्थ आ गई, जब कोई भी हम मेजरमेंट ले रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो हम ऐसा नहीं करते कि अर्थ के कर्वेचर को ऐसे पूरा कर्वेचर के साथ ही इसको कर्वेचर के पैरेलल में लाइन लेके चलें मेजर करने के लिए। हम क्या मानते हैं, अगर इस पॉइंट पे भी ले रहे हैं हम, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो हम यही मान के चलते हैं दोनों बराबर बिल्कुल सेम है। ये पॉइंट यहाँ बिल्कुल सामने आ गया इसके, हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ जो है फ्लैट है। ठीक है। क्यों मान के चलते हैं अर्थ फ्लैट है? क्योंकि ये स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। प्लेन सर्वे जो है हमारा स्मॉल एरिया के यूज करते हैं हम। कितने एरिया के लिए?
up to 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, यूज फॉर रिलेटिवली स्मॉल एरियाज अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत सारी बुक्स में ये 260 स्क्वायर किलोमीटर के नाम से भी लिखा हुआ है, 260 स्क्वायर किलोमीटर लिखा हुआ है, बट वो 260 स्क्वायर किलोमीटर नहीं है, मैंने बहुत कंफर्म करके यहाँ पर लिखा है 190.5 किलोमीटर आएगा। मैंने काफी सारी बुक्स कंसल्ट करके ये चीज ढूंढी है, 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ही आएगा इसके लिए, ठीक है। इससे बड़े के एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, जियोडेटिक सर्वेइंग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वी अज्यूम दैट द अर्थ सरफेस इज फ्लैट। इस प्लेन सर्वे में हम क्या अज्यूम करते हैं कि अर्थ सरफेस फ्लैट है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट टेकन, कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम कंसीडर ही नहीं करते, जो अर्थ का जो कर्वेचर है, जो उसका स्फेरिकल शेप है, हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, इसमें हम इसके कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर को अकाउंट में लेते हैं, इसलिए जियोडेटिक है। जियोडेटिक जो है वर्ड है वो अर्थ की शेप के ऊपर ही है, ठीक है। यूज फॉर लार्ज एरियाज, अब ये बड़े एरिया के लिए होता है, कितने एरिया के लिए, अबव 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। यहां से इतने से छोटे एरिया के लिए हम प्लेन डेट सर्वेइंग यूज करेंगे और इतने से बड़ी एरिया के लिए जियोडेटिक सर्वेइंग यूज करेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्लेन सर्वेइंग इज यूज फॉर एरियाज अप टू में ये आएगा 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या है, प्लेन सर्वे इज डन फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सच एज फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, हाईवे, रेलवे, इन सब इंजीनियरिंग वर्क के लिए हम प्लेन सर्वे का यूज करते हैं। जियोडेटिक सर्वे किसकी होता है, फॉर फिक्सिंग वाइडली स्पेस्ड कंट्रोल पॉइंट्स विच में आफ्टरवर्ड बी यूज्ड एज नेसेसरी कंट्रोल पॉइंट्स फॉर प्लेन सर्वे। प्लेन सर्वे के रेफरेंस लेने के लिए जो पॉइंट हम एस्टेब्लिश करते हैं, बहुत दूर पॉइंट्स होते हैं वो, जिन्हें हम कहते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स कैसे कहते हैं, द पॉइंट्स ऑफ नोन कोऑर्डिनेट्स। तो जो हम फिक्स करते हैं उनके लिए हम किससे फिक्स करते हैं, वो हम करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग से, क्योंकि उसमें हम अर्थ का कर्वेचर ऐड करते हैं, वो पॉइंट बहुत दूर यूज होते हैं, बहुत दूर एस्टेब्लिश किए गए होते हैं, ठीक है। वो प्लेन सर्वे कौन कैरी कर सकता है, प्लेन सर्वे कैन बी कैरिड आउट बाय एनी फर्म और इंडिविजुअल इंजीनियर। कोई भी इंसान या फर्म या कोई भी इंडिविजुअल इंजीनियर जो भी है वो उसको प्लेन सर्वे को कैरी कर मतलब प्लेन सर्वे जाके साइट पे कर सकता है। जियोडेटिक सर्वे कौन करता है, इट इज कैरिड आउट बाय डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे, ऑल्सो नोन एज जीटीएस। ये डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे है, यही कैरी करता है जियोडेटिक सर्वे। बाकी के जो हमारे इंडिविजुअल फर्म इंजीनियर जो हैं, जैसे इंडिविजुअल जैसे आप और मैं हैं, हम लोग ये जियोडेटिक सर्वे नहीं बनाते हैं, नहीं करते हैं जाके साइट पे, हम सिर्फ प्लेन सर्वे करते हैं, ठीक है। जीटीएस को हम और क्या कहते हैं, ग्रेट टिग्नोमेट्रिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये भी कहा जाता है इसको, ठीक है। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे में हमारे पास क्या क्या है, कितने तरह से क्लासिफिकेशन की है। सबसे पहले की गई है बेस्ड ऑन पर्पस के बेसिस पे, मतलब काम के बेसिस पे हमने सर्वे को कैसे क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने किया टोपोग्राफिकल सर्वे, एक होता है हमारा टोपोग्राफिकल सर्वे, फिर होता है हमारा इंजीनियरिंग सर्वे। अब टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, सर्वे कंडक्टेड टू ऑब्टेन डेटा एंड टू मेक ए मैप इंडिकेटिंग इनइक्वालिटीज ऑफ लैंड सरफेस बाय मेजरिंग एलिवेशन एंड लोकेटिंग द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फीचर्स ऑफ द अर्थ, फॉर एग्जांपल रिवर, वुड, हिल्स एटसेट्रा, देयर स्केल रेंजेस फ्रॉम। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होता है, हमारा वो सर्वे जिसमें हम अर्थ की फीचर्स को मैप पे रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ से ऊपर है, कहाँ से नीचे है, कहाँ नाला आ रहा है, इसमें कहाँ नदी आ रही है, वो सब फीचर जो है हम वो टोपोग्राफिकल मैप में हम दिखाते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे। इसका स्केल कैसा होता है, स्केल रेंज फ्रॉम 1:25,000 टू 1:10 लाख, 1/10,000 लाख 10 लाख। तो 25,000 से लेके 10 लाख तक ये वेरी करता है इसका स्केल। स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में स्केल पूछा जाता है, इसलिए मैंने स्केल को रेड मार्क किया है यहाँ पर। आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसको रट लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। टोपोग्राफिकल सर्वे के लिए रेंज क्या होती है स्केल की, वो क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हो सकता है पूछा भी जाए आगे, ठीक है। उसके बाद है इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, दीज आर द सर्वे वर्क रिक्वायर्ड बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन इंजीनियरिंग वर्क। इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है, वो सर्वे वर्क जो सर्वे इंजीनियरिंग सर्वे करने से, इंजीनियरिंग काम करने से पहले भी, बाद में भी और उसके काम होते हुए बीच में भी हमको जरूरत पड़ती है, वो इंजीनियरिंग सर्वे होता है। स्पेशली यूज फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूट, फॉर एग्जांपल रोड एंड रेलवे, रोड, हाईवे, रेलवे, इन सब के लिए जो भी हमारा काम यूज होता है, जो भी हम सर्वे करते हैं वो इंजीनियरिंग सर्वे के अंडर आता है, ठीक है। अब इसके लिए स्केल कौन सा यूज होता है, जैसे बिल्डिंग वर्क करना है तो ये 3 स्केल यूज होंगे, 1:50, 1:100, 1:200। अगर साइट प्लान बनाना है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क करने हैं बाकी के हाईवे, रेलवे के, तो ये यूज होगा 1:500 से लेकर 1000, 1250, 2000 और 2500 तक। ये 4 स्केल मेन स्केल हैं जो यूज होंगे। फिर टाउन सर्वे करना है, हाईवे सर्वे करना है तो ये 1250, 2000, 2500, 5000, 10,000, 20,000 और 50,000 तक ये जाएगा, ठीक है। तो स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आता है हमारा
कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है? कैडेस्ट्रल सर्वे क्या होता है? दीज आर अंडरटेकन टू प्रोड्यूस प्लान्स ऑफ प्रॉपर्टी बाउंड्रीज फॉर लीगल पर्पजेज। लीगल पर्पजेज के लिए जो भी हम सर्वे करते हैं, जो हमारे बाउंड्रीज के पर्पज के लिए, जैसे जो लैंड सर्वे वगैरह होता है, इसको पब्लिक लैंड सर्वे भी कहते हैं। जैसे वो तहसीलदार वगैरह जो आपकी वो लगाते हैं ना जाके कि कहाँ रजिस्ट्री करते हैं, जबकि कितनी लैंड है, कहाँ कहाँ उसका एरिया एडजस्ट करना है, तो वहां पर आता है कैडेस्ट्रल सर्वे, उसको हम पब्लिक लैंड सर्वे भी कहते हैं। ठीक है, उसका स्केल कहाँ कितना यूज होता है? 1:1000 से लेकर 1:5000 के बीच में इसका स्केल यूज होता है कैडेस्ट्रल सर्वे का। उसके बाद आता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक मतलब हाइड्रो से पता चल रहा है हमको कि पानी के लिए यूज हो रहा है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या हुआ? कंडक्टेड ऑन और नियर द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स, रिवर्स, बेज, हार्बर्स हैं, इनके पास जो भी सर्वे कंडक्ट होता है उन्हें हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंडर डालते हैं। मैरीन सर्वे किसे कहते हैं? मैरीन सर्वे जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे है। मैरीन सर्वे जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? स्पेशल है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे लेकिन स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, जिसमें क्या क्या कवर करते हैं हम? ब्रॉडर एरिया कवर करते हैं, सी और लेक जैसे रिवर्स के पास का ब्रॉडर एरिया, बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं, जिसमें क्या आता है? ऑफशोर स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं, नेविगेशन भी हो जाते हैं, टाइड्स वगैरह भी कवर हो जाती हैं इसमें, तो वो आ जाता है हमारा मैरीन सर्वे में। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे हेल्प्स इन लोकेटिंग शोर लाइन्स। शोर लाइन्स क्या होती हैं? कहाँ कहाँ बाउंड्री है सी की, उसके बाहर की जो एरिया है दैट इज शोर लाइन। ये शोर लाइन आ गई आपकी। ठीक है, वाटर फ्लो एस्टिमेशन में भी काम आता है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ शेप ऑफ एरिया अंडर वाटर सरफेस। वाटर सरफेस के अंदर जो हमारी एरिया की शेप है वो भी हम इसे निकाल सकते हैं हाइड्रोग्राफिक सर्वे से। ठीक है, फिर आता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या है? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि चांद, तारे, सूरज जो भी हैं उनसे रिलेट करता है हमारा ये एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। दीज सर्वेज आर कंडक्टेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, एजीमुथ, लोकल टाइम एटसेट्रा। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए सर्वे काम आता है और वेरीज करता है प्लेसेस ऑन अर्थ। ठीक है, वेरियस प्लेसेस ऑफ अर्थ हम कंडक्ट कर सकते हैं इसको। हमारी धरती पे अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग जगह से हम इसको लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड निकालते हैं, हर किसी का अलग अलग ही होता है। कैसे निकालते हैं? बाय ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज लाइक सन एंड स्टार। सन एंड स्टार के रिलेशन में लाके हम, हेवनली बॉडीज के रिलेशन में लाके हम सर्वे कंडक्ट करते हैं और निकालते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसे हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। ठीक है, फिर है हमारा पहला क्लासिफिकेशन था हमारा बेस्ड ऑन पर्पस, दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। इंस्ट्रूमेंट के यूज से यूज करते हो हमारे कौन कौन से टाइप के सर्वे होते हैं, तो कौन कौन से होता है? चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट, टैक्यूमेट्रिक, फोटोग्रामेट्रिक और ईडीएम सर्वे। ये डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो थ्योरी में, हम फिर से भी पढ़ेंगे। एक इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं ये, तो हम एक एक करके इनको स्टार्ट भी करेंगे, पढ़ते भी जाएंगे इनके बाद में। बट ये जो होते हैं इनका सिर्फ नाम आप याद रखिए कि इंस्ट्रूमेंट जहां इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वहां उस नाम के साथ, जैसे चेन सर्वे में चेन यूज होगी, कंपास में कंपास यूज होगा, फिर लेवलिंग में लेवल यूज होगा हमारा, कौन सा? ऑटो लेवल है, डंपी लेवल। प्लेन टेबल में प्लेन टेबल यूज हो जाएगा। थियोडोलाइट में हमारा थियोडोलाइट यूज होगा। टैक्यूमीटर यूज होगा टैक्यूमेट्रिक सर्वे में। फोटोग्राफी में हमारा एरियल सर्वे का काम आता है। ये एरियल सर्वे काम आता है किसके मदद से करते हैं? हम ड्रोन्स या प्लेन्स की मदद से करते हैं, जिसमें कैमरा फिट किया होता है, और ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पर हम बाय फुट या बाय रोड पहुंचना आसान नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, वहां पर हम फोटोग्रामेट्रिक सर्वे का यूज करते हैं। ईडीएम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक है, ये भी टाइप ऑफ सर्वे है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज। फिर आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या है। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग हमारा क्या होता है? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज, दो तरह के हमारे प्रिंसिपल हैं, दो मेन प्रिंसिपल है हमारे, एक है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा है लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट क्या होता है? सिंपल वर्ड में हिंदी में अगर कहें तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब कि अगर इतने बड़े एरिया का हमको सर्वे करना है तो हम उसको पूरे एरिया को नहीं एक साथ कंसीडर करेंगे, हम पहले एक छोटा सा एरिया लेंगे, इसका एक पूरे होल का एक पार्ट ले लिया हमने, हम इस पार्ट में हम वर्क करेंगे, फिर दूसरा पार्ट लेंगे, फिर तीसरा पार्ट लेंगे, फिर चौथा पार्ट लेंगे, फिर पांचवा पार्ट लेंगे, ऐसे करके एक पार्ट से स्टार्ट करके दूसरे तीसरे वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में आए, फिर हम ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पूरे एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, होल एरिया का हमने पार्ट में आके काम किया, याद रखना है आपको। ठीक है, तो द मेन आइडिया ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्युमुलेशन। मतलब क्यों हमने किया? क्योंकि अगर किसी एक पार्ट का जब हमने काम करें छोटे से का, तो हमारा अगर ये जो एरर अगर किसी एक पार्ट में हम काम कर रहे हो यहाँ पर एरर आता है,
तो वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। इसी एरर को हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, और ठीक नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होता हुआ पूरे एरिया में आ जाएगा, फैल जाएगा, और बड़ा का बड़ा हमारा एरर जो है बहुत बड़ा बन जाएगा एंड में जाके, और हमारा आंसर ठीक नहीं आएगा, हमारी कैलकुलेशन खराब हो जाएंगी, हमारा प्लॉटिंग खराब हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, द मेन एरिया वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज टू लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट दियर एक्यूमुलेशन। उसकी एक्यूमुलेशन ना हो, इसलिए हम वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का यूज करते हैं। क्या होता है इसमें, इन दिस द सर्वे एरिया इज कवर्ड विद सिंपलेस्ट पॉसिबल फ्रेमवर्क ऑफ हाई क्वालिटी मेजरमेंट। सिंपलेस्ट पॉसिबल फ्रेमवर्क होता है जिसे हम जनरली ट्राइंगल कहते हैं। इसमें हम कहते हैं हाई क्वालिटी मेजरमेंट हम लेते हैं इसकी। इफ द रेस्ट ऑफ द सर्वे वर्क इज कैरिड आउट विद इन दिस एरिया द पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी कंटेन्ड। अगर रेस्ट ऑफ द सर्वे वर्क इसकी जो हाई क्वालिटी मेजरमेंट हो जाएगी, हमने अच्छे से मेजर कर लिए साइड्स इसकी, जितना भी सर्वे वर्क है बाकी का इसके अंदर हो रहा है, तो इसमें एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज वाई द पॉसिबल एक्यूमुलेशन ऑफ एरर कैन बी कंटेन्ड। फिर आता है इफ वी वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल। अगर हम पार्ट टू होल करें, यानी कि अगर हम एक पूरा का पूरा पार्ट लेके ही चलें, उसी के साथ उसी अंदर काम करें, द एरर्स एक्यूमुलेट एंड एक्सपैंड टू ए ग्रेटर मैग्नीट्यूड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सर्वे। तो वही मैंने बताया, उल्टा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाएगा और एंड में जाके हमारा का पूरा कैलकुलेशन हमारी उसमें मिस्टेक हो जाएगी, कैलकुलेशन हमारी खराब हो जाएगी। ठीक है। और क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हमारा क्या आता है, दूसरा प्रिंसिपल है लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। किसी भी दो मेजरमेंट से हमको किसी तीसरे पॉइंट की मेजरमेंट निकालनी होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। किसी दो मेजरमेंट से किसी तीसरे पॉइंट की हमको मेजरमेंट निकालनी है। टू कंट्रोल पॉइंट्स ए एंड बी आर सिलेक्टेड इन द एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड एक्यूरेटली। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, ए और बी या बी और सी, कोई भी दो पॉइंट ले लो, उसकी हम डिस्टेंस जो है हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं, और उस लाइन को हम कहते हैं ए बी जैसे है, इसको हम कह दिया हमने बेस लाइन। ये हमारी बन गई बेस लाइन। इफ ए एंड बी आर टू कंट्रोल पॉइंट्स हुज पोजीशन आर ऑलरेडी नोन, जब हमने इसकी मेजरमेंट ले ली तो इन दोनों की पोजीशन हमको क्या हो गई, नोन हो गई, पता चल गई। द पोजीशन ऑफ सी कैन बी प्लॉटेड बाय एनी सुटेबल मेथड। कौन कौन से मेथड है, इन चार मेथड से हम इन पॉइंट सी की, अगर जब हमको दो पोजीशंस पता है ए और बी की, तो हम इन चार मेथड से पॉइंट सी की पोजीशंस निकाल सकते हैं। कौन कौन से मेथड है, पहले कर सकते हैं बाय मेजरिंग ए सी एंड बी सी। ए बी की हमको पता है तो ए सी और बी सी को हम मेजर कर लेंगे तो भी हम पोजीशन निकाल देंगे सी की। दूसरा है बाय मेजरिंग सी डी एट राइट एंगल। सी डी को हम राइट एंगल पे लेके, जब हमको ए डी और डी बी या ए डी और बी डी पता है तो हम सी डी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ऑफसेट ले लिया यहाँ पर। तीसरा है बाय मेजरिंग ए सी एंड थीटा। ए सी ने ए बी हमको पता होगा, ए सी की मेजरमेंट ले ली और थीटा की मेजरमेंट ले ली, तो हम यहाँ से सी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, ट्रैवर्स मेथड जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्शन मेथड है, यहाँ पर हमें दो थीटा निकालने होते हैं बाय मेजरिंग थीटा वन एंड थीटा टू। थीटा वन और थीटा टू निकाले, दोनों यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर सी पॉइंट हमारा लोकेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम, जब हमको दो कंट्रोल पॉइंट ए और बी की लोकेशन पता हो तो तीसरे की हम लोकेशन निकाल सकते हैं इस तरीके से। इसलिए हमने यूज किया इसमें लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। ये भी प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में आता है। दूसरा, पहला आता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा है लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर आता है स्केल। क्या होता है, स्केल ऑफ ए मैप और प्लान रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ लाइन ऑन द मैप प्लान टू लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन द ग्राउंड। क्या होता है, स्केल किसे कहते हैं हम, एक वो ये रेशियो है जो रिप्रेजेंट करता है लाइन ऑन द मैप। मैप पे जितनी लाइन है उसको रिप्रेजेंट करता है ये उतनी की उतनी लाइन हमारी ग्राउंड पे। ठीक है, एक रेशियो में रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर कोई रेशियो में हमने ली हुई है, उतनी रेशियो में हमारी यहाँ लाइन, ओरिजिनल लाइन जो हमारी ग्राउंड पे अवेलेबल होगी। ठीक है, इट इज अ मैप और प्लान, इट इज अ स्केल इज अ मैप और प्लान रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ लाइन ऑन द मैप प्लान टू लेंथ ऑफ द सेम लाइन ऑन द ग्राउंड। जितनी इसमें ली है, किसी रेशियो में हमने जाके मैप और प्लान पे ली है, उतनी की उतनी सेम लेंथ जो है वो सेम लाइन ग्राउंड पे होगी। स्केल में भी रिप्रेजेंटेड न्यूमेरिकली बाय इंजीनियर स्केल। इंजीनियर स्केल में रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में डालते हैं। इंजीनियर स्केल क्या होता है, इंजीनियर स्केल जैसे हम लिखते हैं जब आप ड्राइंग वगैरह बनाते हो तो वहां लिखते हो आपकी ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ये इंजीनियर स्केल आ गया। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ये है। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते किसे हैं, व्हेन स्केल इज रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन में हम किसी स्केल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्केल है ये, इसको जब हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इंजीनियर स्केल में जैसे हमने लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/40,000। ये 1/40,000 कहां से आया, 1 सेंटीमीटर का 1 आ गया और नीचे यहाँ 40 मीटर था। अब मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये एडिशनल 3 जीरो लगे तो 40,000 आ गया। इसमें यूनिट नहीं लगती है क्योंकि यूनिट तो कैंसिल हो गई ना, सेंटीमीटर, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसका आ गया 1/40,000। 1 का 1 और 40 मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 लग गया, 40,000।
ठीक है। अब एक चीज नोट करने वाली है, ये पेपर में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा स्केल बड़ा है इसमें से, जैसे 1:20 का स्केल है या 1:50 का स्केल कौन सा बड़ा है। तो आपने ये वैल्यू नहीं देखनी है, आपने देखना है जो सबसे छोटी टर्म होगी हमारी नीचे की तरफ, 1/20 है, 1/50 है, 1/16 है, 1/12 है और 1/100। इसमें सबसे छोटा स्केल कौन सा होगा, सबसे छोटी टर्म जो होगी वही हमारा सबसे बड़ा स्केल होगा, और जो सबसे बड़ी टर्म होगी वो हमारा सबसे छोटा स्केल होगा। जो 12 जो है सबसे बड़ा स्केल होगा, बिगर स्केल, और ये 100 जो है हमारा स्मॉलर स्केल। ये उल्टा हो जाता है यहां पर, ठीक है। उसका क्या होता है, मिस्टेक्स एंड एरर्स क्या होते हैं। अब मिस्टेक्स क्या होता है, मिस्टेक्स आर कॉज्ड बाय मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, केयरलेसनेस और पुअर जजमेंट एंड देन कैन बी करेक्टेड ओनली इफ डिस्कवर्ड। मिस्टेक वो होती हैं जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, हमारे जो ऑब्जर्वर है उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है, या तो केयरलेसनेस की वजह से होती है या फिर पुअर जजमेंट की वजह से होती है, और तभी ये ठीक हो सकती है अगर ये पहले पकड़ी जाए। अगर ये पकड़ी ही नहीं गई, हमारी मिस्टेक्स ही नहीं पकड़ी गई, तो ठीक भी नहीं होने वाली है बाद में, ठीक है। जैसे कोई रीडिंग है 5 मीटर, उसको हमने लिख दिया 15 मीटर, जैसे पढ़ा लिखा हुआ 5 मीटर था, हमने गलती से लगा कि हमको लगा कि ये 15 मीटर है। जैसे कई बार लिखा होता है 38.83 लिखा है, मान लो हम उसको पढ़ते हैं 38.38। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि सेम सेम ही है ये, बट ये होता क्या है, मिस्टेक हो जाती है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग या जजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर मिसकाउंटिंग द नंबर ऑफ टेप लेंथ को काउंट कर रहे हैं और मिसकाउंट कर दिया, वो हमारी किस में आ गई, मिस्टेक में आ गई, ठीक है। एरर क्या होते हैं, एरर डू नॉट अराइज ड्यू टू मिस्टेक, एरर मिस्टेक की वजह से नहीं होते हैं। इट इज ड्यू टू फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइक टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ ए लाइन और लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन आई। ये एरर्स किसकी वजह से होते हैं, ये फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की वजह से होते हैं। जैसे कि जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं किसी लेंथ ऑफ द लाइन, उस समय टेम्परेचर क्या चल रहा है बाहर का, और क्या है ह्यूमन आई की लिमिटेशन की वजह से भी होते हैं ये, ठीक है। अब एरर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के हमारे एरर होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, इट अराइज फ्रॉम द सोर्स दैट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर ऑन ऑब्जर्वेशन। ये उस सोर्स से होता है जो बार बार एक ही तरह का ऑब्जर्व जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बार बार उसी तरह का ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ रही है, तो वहां से सिस्टमैटिक एरर राइज होगा, ठीक है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज एंड फिजिकल कंडीशन कॉजेज सिस्टमैटिक एरर, जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड होता है, सिस्टमैटिक एरर में मेथड ऑफ मेजरमेंट भी आता है। अगर हम कोई मेथड ऑफ मेजरमेंट ले रहे हैं, बार बार उसी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, तो सिस्टमैटिक एरर क्या होता जाएगा, एड अप होता चला जाएगा। इंस्ट्रूमेंट भी बार बार सेम यूज करें तो एड अप होता चला जाएगा, और फिजिकल कंडीशन तो अगर चेंज नहीं हो रही है तो भी सिस्टमैटिक एरर जो है वो एड अप होता चला जाएगा, सिस्टमैटिक एरर हमारा आता चला जाएगा। दीज एरर आर क्यूमुलेटिव इन नेचर, क्यूमुलेटिव यानी कि जैसे मैंने बताया एड अप होता रहेगा, तो दीज आर क्यूमुलेटिव, ऐड होता रहता है ये, ठीक है। एग्जांपल क्या है, एक्सपेंशन ऑफ स्टील टेप, फ्रीक्वेंसी चेंज इन ईडीएम, स्टील टेप में एक्सपेंशन हो जा रहा है, लंबी हो जा रही है स्टील टेप, या फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट मशीन की, तो ये हमारा सिस्टमैटिक एरर में आता है, ठीक है। अब रैंडम एरर क्या होते हैं, एरर्स अदर देन मिस्टेक एंड सिस्टमैटिक एरर आर कॉल्ड रैंडम एरर। जो मिस्टेक और सिस्टमैटिक एरर यानी कि इन एरर की अलावा, और जो हमने ऊपर जो पढ़ा अभी मिस्टेक्स, इनके अलावा जो भी एरर होते हैं वो रैंडम एरर होते हैं, मेनली कॉज्ड बाय लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर की लिमिटेशन एंड इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन की वजह से जो होते हैं, और ये रैंडम इन नेचर होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है रैंडम एरर। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी सर्वे। ऑर्डिनरी सर्वे जब हम कर रहे होते हैं, रफ सर्वे जब हम कर रहे होते हैं, तब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बट जब हम कोई प्रिसाइज कंट्रोल सर्वे कर रहे हैं, वहां पर हमको रैंडम एरर को एम्फेसिस देना पड़ती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस देना पड़ती है, वहां पर उसको भी हमको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के हमारे एरर होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में। ओके गाइज।